इस बार जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं सभी बच्चे ध्यान से सुने, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अभी तक बोर्ड में 2018 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आए हैं उनके सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स के न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो 2025 में पेपर आया था, उस पेपर में कौन कौन से न्यूमेरिकल प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन था, यदि एक बल जो जो कितने किलोग्राम का है, 40 किलोग्राम का है, अन्य दो बलों 30 किलोग्राम और 20 किलोग्राम जो कि एक ही रेखा में लगे हैं कि विपरीत दिशा में लगा है, तो परिणामी बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो किस प्रकार का डायग्राम अगर हम इसका बनाना चाहें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक 40 किलोग्राम का बल जो है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। किसके विपरीत दिशा में लग रहा है? 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के दो बलों के विपरीत दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को समांतर चतुर्भुज के नियम से भी हल कर सकते हैं। तो 20 किलोग्राम और 30 किलोग्राम के बल जो एक दिशा में लग रहे हैं, इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं बीजगणितीय रूप से, क्योंकि अगर सदिश राशियाँ जिनको जो एक ही दिशा में है उनको बीजगणितीय योग उनका किया जा सकता है, हम जानते हैं। तो हमारे पास यहाँ से 20 किलोग्राम प्लस 30 किलोग्राम कितना हो जाता है? 50 किलोग्राम। तो ये पी का मान हो गया। विपरीत दिशा में जो बल लग रहा है वो कितना है? 40 किलोग्राम। इसको हमने क्यू मान लिया। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना निकल के आएगा बच्चों? तो इन दोनों के बीच में एंगल निकल के आएगा 180 डिग्री। तो समांतर चतुर्भुज का नियम हमारा क्या कहता है? परिणामी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे थीटा कितना हो गया? 180, और कॉस 180 का मान कितना होता है? -1। तो हमारे पास जो फाइनल निकल के आता है आर इक्वल टू पी माइनस क्यू। तो पी क्या है हमारा? 50 किलोग्राम। क्यू क्या है हमारा? 40 किलोग्राम। तो हमारा परिणामी जो होगा रिजल्टेंट फोर्स वो कितना होगा? 10 किलोग्राम। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी 50 किलोग्राम। जो 40 किलोग्राम वाला बल है उसके विपरीत दिशा में, या आप बोल सकते हो 50 किलोग्राम वाले बल की दिशा में उसकी दिशा होगी। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया था 2025 में। कितना आसान क्वेश्चन है। आप थ्योरी वाला क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे, आपको 2 3 या 4 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करोगे तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 2025 में इसी पेपर में। वो क्वेश्चन क्या था? एक 50 किलोग्राम भार की वस्तु एक सतह पर रखी हुई है। यदि घर्षण गुणांक का मान 0.25 हो तो वस्तु को केवल चलाने भर के लिए न्यूनतम बल की गणना कीजिए। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझें। क्या है? एक पिंड है, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान कितना है? 50 किलोग्राम। वो एक खुरदरे तल पर रखी हुई है। इस वस्तु को चलाने के लिए मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में एफ बल लगाया जाता है, और घर्षण गुणांक कितना? 0.25। तो अविलंब प्रतिक्रिया बल कितना होता है बच्चों? हमेशा जो सरफेस होती है उसके लंबवत होता है। तो यहाँ पे अवलंब प्रतिक्रिया बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि ये वस्तु कैसी है? संतुलन की अवस्था में रखी हुई है। तो हम इस वस्तु को बस चलाना चाहते हैं, इसको बस गतिमान करने की अवस्था तक लाना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए यदि हम बल F लगा रहे हैं तो उस बल F का मान कितना होगा? तो वस्तु संतुलन की अवस्था में है तो क्या फॉर्मूला होता है? समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो। तो वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं? आर ऊपर की तरफ लग रहा है, और 50 किलोग्राम का जो फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो यहाँ से आर इक्वल टू कितना हो गया? 50 किलोग्राम। अगर हम समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो करते हैं तो एफ जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ कौन सा बल लग रहा होगा? घर्षण बल। घर्षण बल क्या करता है? लगाए गए बाह्य बल का विरोध करता है। तो ऐसी स्थिति में एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू आर। तो म्यू का मान हमें दे रखा है 0.25, आर का मान हमने वैल्यू हमने निकाली 50 किलोग्राम। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12.5 किलोग्राम। तो कितना आसान क्वेश्चन है। इसी को सॉल्व करके आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे। हमारा आंसर हुआ 12.5 किलोग्राम। 2025 में सेकंड सेट में, दो सेट हुए थे 2025 में। सेकंड सेट में एक न्यूमेरिकल आया था, क्वेश्चन नंबर दूसरे का सा। ये किस प्रकार का क्वेश्चन था? ये एक धरन का क्वेश्चन है जिसको हम सरल अवलंबित धरन कहते हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम। क्या क्वेश्चन है कि एक धरन है जो 8 मीटर लंबी है। कितनी मीटर लंबी है? 8 मीटर। इस धरन को दो टेकों पर टिकी है, टेक ए और टेक बी। इस धरन पर 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है 2 मीटर की दूरी पर सिरे ए से, और 3 किलो न्यूटन का बल नीचे की तरफ लग रहा है सिरे बी से 2 मीटर की दूरी पर। और इसमें एक यूडीएल लग रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, सम वितरित बल। ये कितना लग रहा है? 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर के हिसाब से लग रहा है, लेकिन कितनी दूरी तक लग रहा है? 2 मीटर की दूरी तक लग रहा है। तो हमें क्या निकालना है? प्रतिक्रिया निकालनी है। अगेन ये धरन कैसी है? संतुलन की अवस्था में है। हमने मान लिया कि प्रतिक्रिया कैसी है? आर ए और आर बी है। प्रतिक्रिया बल हमेशा क्रिया के विपरीत दिशा में काम करता है, तो क्रिया बल ऊपर से नीचे की तरफ लग रहे हैं, तो प्रतिक्रिया बल हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ लगेंगे। हमने मान लिया आर ए और आर बी। हम लगाते हैं समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू जीरो, एंड मूवमेंट्स एट एनी पॉइंट इक्वल टू जीरो। इसे हम संतुलन का प्रतिबंध भी कहते हैं, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो हमने लगाया आर ए प्लस आर बी। तो आर ए प्लस आर बी माने नीचे से ऊपर की तरफ लगने वाले बल, और ऊपर से नीचे की तरफ कौन कौन से बल लग रहे हैं? एक तो 5 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, एक 3 किलो न्यूटन का बल लग रहा है, ये कैसे हैं? पॉइंट लोड है, और एक यूडीएल लग रहा है। तो यूडीएल कितनी दूरी तक लग रहा है? 2 मीटर की दूरी तक लग रहा है। तो और उसकी दर क्या है? 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर। तो दो को दो से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 किलो न्यूटन का। तो कुल मिला के 4 किलो न्यूटन का यूडीएल बल नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमारे पास एक समीकरण बन जाती है आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। लेकिन हमें तो
आर या आर बी दोनों के मान निकालने हैं, तो हमें एक समीकरण और बनानी पड़ेगी। तो दूसरी समीकरण हम कहाँ से बनाएँगे? समेशन ऑफ मोमेंट्स एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो पॉइंट ए के अबाउट जब हम समेशन ऑफ मोमेंट्स को 0 करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? आर वी, आर वी से आर बिंदु ए से बिंदु वी के बीच की दूरी कितनी है? 8 मीटर। तो इससे जो आघूर्ण लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा, तो कितना हो जाएगा? आर वी इंटू 8। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अब हम देखते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगने वाले आघूर्ण कौन से हैं। तो वो कितना है? 5 किलो न्यूटन का बल कितनी दूरी पे लग रहा है? 2 मीटर की दूरी पे लग रहा है, तो 5 इंटू 2 हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला था। और कौन सा है? 3 किलो न्यूटन का बल कितनी दूरी पे लग रहा है? 2, 2, 4, 6 मीटर, तो 3 इंटू 6 हो जाएगा। और जो हमारा यूडीएल लग रहा था कितना? 2 गुणे 2, 4 किलो न्यूटन का जो यूडीएल लग रहा था, उसकी दूरी कितनी होगी बिंदु ए से? क्योंकि हम बिंदु ई के पड़ता आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो हमें जो दूरी लेनी पड़ेगी यूडीएल की, वो दूरी सेंटर में लेनी पड़ेगी। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी यूडीएल की? 2 + 2, और ये जो 2 है इसका आधा मतलब 1, तो 2 और 2 4, और 2 का आधा 1 मतलब 5, तो 4 इंटू 5। दूसरी समीकरण हमारे पास बन गई। तो हमें यहाँ से क्या निकल के आता है? हमारे पास वैल्यू क्या आती है? यहाँ से हम आरबी का मान निकाल सकते हैं। तो आरबी की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 6 किलो न्यूटन। समीकरण एक जो हमने बनाई थी वो क्या थी? आर ए प्लस आरबी इक्वल टू 12 किलो न्यूटन। तो यहाँ से अगर हम आर ए का मान निकालें तो कितना आ जाएगा? 6 किलो न्यूटन। कितना आसान क्वेश्चन है, 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। और धर्म का क्वेश्चन हमेशा रिपीट करता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। इसी पेपर में एक और न्यूमेरिकल आया था जो कि घर्षण का न्यूमेरिकल था। ठीक है, देखते हैं क्या न्यूमेरिकल है। एक 450 न्यूटन भार वाली वस्तु 36 से 25 डिग्री झुकाव वाले एक खुरदरे तल पर रखी है। इस पर ऊपर की एक ओर बल लगाया जाता है। बल पी समतल के समांतर दिशा में कार्य कर रहा है। यदि घर्षण बल का मान 20 डिग्री हो, तो संतुलन के लिए आवश्यक बल पी के अधिकतम और न्यूनतम मान की गणना कीजिए। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डायग्राम बनाना है। हमने डायग्राम बनाया, नत समतल पे एक वस्तु को हमने दिखाया। ठीक है, किसी भी पिंड का भार ऊर्ध्वाधर हमेशा नीचे की तरफ कार्य करता है। तो नत समतल से का क्षैतिज से कोण कितना है? 25 डिग्री। इसके ऊपर जो पिंड रखा हुआ है इसका भार डब्ल्यू नीचे की तरफ कार्य करेगा। ये एंगल 25 है, तो ये एंगल भी 25 होगा। तो इस भार डब्ल्यू के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। डब्ल्यू कॉस 25 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, डब्ल्यू साइन 25 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं? हमने बलों को वियोजित कर लिया। हमें जो बल लगाना है वो किस दिशा में बल लगाना है? हमें बल लगाना है, क्वेश्चन में दे रखा है जो बल लगाना है वो ऊपर की तरफ बल लगाना है। हम ऊपर की तरफ बल लगाते हैं पी। हमें इस बल पी का अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। अगेन पिंड कैसा है? संतुलन की अवस्था में है। तो बल पी ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, तो गति की दिशा क्या होगी? ऊपर की तरफ होगी। तो घर्षण की दिशा क्या होती है? हमेशा लगाए गए बाह्य बल के विपरीत दिशा में। तो बाह्य बल के विपरीत दिशा किधर होगा? इधर। तो घर्षण की दिशा हमेशा किधर होती है? लगाए गए बल के विपरीत दिशा में। तो घर्षण बल नीचे की तरफ लग रहा होगा। चूंकि पिंड कैसा है? नत समतल पर संतुलन की अवस्था में है। तो नत समतल पर संतुलन की अवस्था में हम क्या करते हैं? संतुलन समीकरण। तो नत समतल पर संतुलन की अवस्था में हम संतुलन समीकरण का उपयोग करते हैं। देखते हैं। तो हमने लगाया, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा? हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी। आर ऊपर की तरफ लग रहा है नत समतल से, और डब्ल्यू साइन कॉस थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। तो हमने यहाँ से निकाल ली आर की वैल्यू, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, अभिलंब प्रतिक्रिया बल की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 407.8। ठीक है, अब हम नत समतल के समांतर संतुलन वाली कंडीशन लगाएंगे। तो ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? बल पी लग रहा है। हमने मान लिया कि ये अधिकतम बल है, बल पी मैक्स। और नीचे की तरफ कौन-कौन से बल लग रहे हैं? तो नीचे की तरफ एक तो डब्ल्यू साइन फाई लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है, तो डब्ल्यू साइन 25 प्लस कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। नीचे की तरफ घर्षण बल क्यों लगेगा? क्योंकि बाह्य बल ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है, और घर्षण बल का मान कितना होगा? म्यू इंटू आर। और म्यू की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे रखा है? फाई इक्वल टू 20 डिग्री दे रखा है। घर्षण कोण का मान दे रखा है। जब घर्षण कोण 20 डिग्री दे रखा है तो घर्षण गुणांक क्या होगा? म्यू इक्वल टू tan थीटा। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.364। यहाँ से हमारे पास पी मैक्स का मान निकल के आता है 338.6 न्यूटन। आगे देखते हैं। अब हम मान लेते हैं कि वस्तु नीचे की तरफ गति करने वाली है। यदि वस्तु नीचे की तरफ गति करने वाली है तो लगाया गया जो बल होगा वो न्यूनतम बल होगा। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया था कि अगर वस्तु ऊपर की तरफ गति करने वाली है तब हमें ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि जो वस्तु का भार होगा वो गति के विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है। इसलिए ऊपर की तरफ सरकाने के लिए पिंड को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। इसका मान हमने निकाल लिया 338.6 न्यूटन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हल हो गया। दूसरा पार्ट हल करने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हम वस्तु को नीचे की तरफ गति कराने वाले हैं। जब नीचे की तरफ गति कराएँगे तो वस्तु का भार जो डब्ल्यू साइन थीटा होगा वो कंपोनेंट लगाए गए बल की दिशा में ही कार्य कर रहा होगा। ऐसी केस में स्थिति में हम कम बल लगाकर वस्तु को गति उत्पन्न करा सकते हैं। तो देखते हैं क्या समीकरण हमारे पास बनती है। आर की वैल्यू वही रहेगी, अभिलंब प्रतिक्रिया बल तो बदलेगा नहीं, वो तो डब्ल्यू कॉस फाई कॉस 25 अभी भी रहेगा। तो अब क्या है? अब हम बाह्य बल नीचे की तरफ लगा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? घर्षण बल ऊपर की तरफ होगा, हमेशा गति के विपरीत दिशा में होता है। तो यहाँ से समीकरण बनती है, ऊपर की तरफ घर्षण बल लग रहा है म्यू आर, और नीचे की तरफ कौन-कौन से बल लग रहे हैं? डब्ल्यू साइन 25 नीचे की तरफ लग रहा है, और पी मिनिमम
जो हम बल वाई बल लगा रहे हैं वो नीचे की तरफ लग रहा है। यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं पी नियम की, तो नेगेटिव आती है माइनस का 41.8 न्यूटन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वस्तु को नीचे की तरफ गति कराने के लिए किसी भी प्रकार के बल की आवश्यकता नहीं होगी, वस्तु स्वयं ही नीचे की तरफ अपने भार के कारण ही गति करने लगेगी। तो पी नियम का भार कितना आया? 0 न्यूटन। तो बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है, एक बार इसको जरूर आप अपने हाथ से लिख के प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा क्या है? इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया था। एक पिंड यहाँ पे दे रखा है, वो पिंड दो पिंडों से मिलकर बना हुआ है। नीचे क्या है? एक बेलन है, और ऊपर क्या है? एक शंकु है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? शंकु की हाइट दे रखी है 90 मिलीमीटर, और बेलन की ऊंचाई दे रखी है 20 मिलीमीटर। हमसे पूछा है कि इस पिंड का अ, द्रव्यमान केंद्र ज्ञात कीजिए। तो ये पिंड कैसा है बच्चों? ये पिंड जो है वो बाई एक्स के सममित है। जब कोई बॉडी बाई एक्स के सममित होती है, इसका मतलब एक्स बार का मान 0 हो जाएगा। द्रव्यमान केंद्र यानी कि गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होती है? इसको हम कोऑर्डिनेट से बताते हैं, एक्स बार और वाई बार। तो चूंकि पिंड सममित है, जैसा बाई एक्स के बाईं तरफ है वैसा ही बाई एक्स के दाईं तरफ है, तो यहाँ पे एक्स बार का मान 0 हो जाएगा, हमें केवल बाई बार का मान निकालना पड़ेगा। तो बाई बार का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमने सबने सीखा है, बाई बार इक्वल टू m1/1 प्लस m2/2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चूंकि पिंड का घनत्व एक समान है, तो हम द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणे घनत्व। तो हम द्रव्यमान के स्थान पर आयतन का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि घनत्व ऊपर नीचे आएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम बाई वन का मान निकालते हैं। जो बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कहाँ होता है? उसके आधार से ऊंचाई की आधी दूरी पर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है? 20। तो बाई वन का मान कितना हो गया? 10 h/2। और जो शंकु होता है उसका द्रव्यमान केंद्र, गुरुत्व केंद्र कहाँ पे होता है? वो होता है उसके आधार से h/4। लेकिन हमें कहाँ से निकालना है? हमें 0,0 से निकालना है। तो 0,0 के रेस्पेक्ट में क्या होगा? हमें ये h ऐड करना पड़ेगा प्लस h/4। तो 20 प्लस h/4, h कितना है? 90। तो 20 प्लस 90/4, तो ये निकल के आता है 42.5। अब हम जानते हैं कि बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे आर का मान नहीं दे रखा है, तो परेशान होने की बात नहीं है। आर ऊपर, आर स्क्वायर ऊपर नीचे आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हल करने के बाद जो वैल्यू आती है बाई बार की, वो आती है 29.5 मिलीमीटर। तो ये हमारा सही आंसर है। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, एक बार जरूर प्रैक्टिस करें, पूरे के पूरे 5 नंबर पाएंगे आप। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन और आया था इसी पे सेट में, 2025 वाले में ही। ये पुली का न्यूमेरिकल है। क्या है? प्रथम प्रकार के एक पुली निकाय में 3 पुली हैं। इस निकाय में 50 न्यूटन के प्रयास बल द्वारा 320 न्यूटन के भार को उठाया जाता है। तो प्रयास बल का मान कितना है? 50 न्यूटन। उठाए गए भार का मान कितना है? 320 न्यूटन। पुली की संख्या कितनी है? 3। प्रथम प्रकार का सिस्टम है। 3 प्रकार के निकाय होते हैं गिरनियों के, प्रथम निकाय, द्वितीय निकाय, तृतीय निकाय। ये कौन सा है? प्रथम निकाय है। तो प्रथम निकाय के केस में मैंने आपको क्लास में पढ़ाया है कि वेगानुपात यानी कि वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। और n यहाँ पे क्या होता है? गिरनियों की संख्या। तो यहाँ से वेगानुपात निकल आएगा, कितना निकल के आएगा? 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। यांत्रिक लाभ बच्चों क्या होता है? यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है? मशीन द्वारा उठाया गया भार बटे लगाया गया बल। तो मशीन द्वारा कितना भार उठाया गया है? क्वेश्चन में दे रखा है 320 न्यूटन। बल कितना लगाया गया है? बल लगाया गया 50 न्यूटन। तो यहाँ से यांत्रिक भार निकल के आता है 6.4। क्वेश्चन में पूछ रहा है मशीन की दक्षता ज्ञात कीजिए और घर्षण के कारण हानि ज्ञात कीजिए। तो मशीन की दक्षता का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको क्लास में ड्राइव कराया है, जिसे नहीं पता है दोबारा समझ लीजिए। यांत्रिक लाभ डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो यांत्रिक लाभ कितना निकाला था अभी हमने? 6.4। और वेलोसिटी रेशियो हमने कितना निकाला था? 8। तो हम डिवाइड करते हैं तो मशीन की दक्षता कितनी आती है? 0.8। तो हमारा आंसर कितना होगा? 80%। ये क्वेश्चन गैस पेपर है, एक सरल सार्थक पब्लिकेशन का, उसमें गलत सॉल्व कर रखा है। उसमें मशीन की दक्षता 106% निकाली हुई है। तो गैस पेपर पे भरोसा ना करें, आपको मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ ये सॉल्यूशन सही सॉल्यूशन है, आप इस पर भरोसा करें। अब बात करते हैं दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का, घर्षण में हानि। तो घर्षण में हानि का मतलब क्या है? ये हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि प्रयास बल में कितनी हानि होगी और भार में कितनी हानि होगी घर्षण के कारण, क्योंकि ये एक आदर्श मशीन नहीं है। तो प्रयास बल में हानि निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? P माइनस डब्ल्यू अपॉन बी आर। सारी वैल्यू हमें पता है, पी का वैल्यू हमें पता है 50, डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है 320, वी आर का मान हमने निकाला है 8। तो हमारे पास कितना आता है? 10 न्यूटन। तो प्रयास बल में कितनी की हानि होगी? 10 न्यूटन की। अब निकालनी है भार में हानि कितनी होगी। तो भार में हानि कितनी होगी? इसका फॉर्मूला होता है, ड्राइव कराया मैंने आपको क्लास में, फॉर्मूला नहीं आपको थे क्लास में तो याद कर लीजिए। डब्ल्यू एफ इक्वल टू पी इंटू वी आर माइनस डब्ल्यू। सारी वैल्यू रखेंगे तो भार में हानि निकल के आएगी 80 न्यूटन। कितना आसान न्यूमेरिकल है, पूरे के पूरे 5 नंबर पाएंगे आप। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं 2024 के सेट पे। 2024 में एक न्यूमेरिकल आया था, दूसरे के बी का पहला पार्ट। एक पिंड है, उसका भार दे रखा है 62.8 न्यूटन और उसका आयतन दे रखा है 5 मीटर क्यूब। बोल रहा है पिंड का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। क्योंकि यहाँ पे भार दे रखा है, तो हमें पहले से द्रव्यमान में बदलना पड़ेगा, तब घनत्व निकालेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? भार के साथ ही आयतन को भाग कर देंगे। भार को आयतन से भाग नहीं करना है, द्रव्यमान को आयतन से भाग करना है। इसलिए पहले हमें क्या करना होगा बच्चों? भार को हम जानते हैं, डब्ल्यू बराबर क्या होता है? एम इंटू जी। तो एम बराबर क्या होगा? डब्ल्यू अपॉन जी। जी का मान हमने कितना लिया? 9.8। तो हम इस 62.8 को पहले 9.8 से भाग करेंगे, फिर इसको आयतन से भाग करेंगे जो कि 5 मीटर क्यूब है। तो हमारा घनत्व कितना आएगा? 1.28 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कितना आसान क्वेश्चन है। इसी का एक सेकंड पार्ट था, एक 5 न्यूटन का बल 10 सेंटीमीटर व्यास की समतल सतह पर कार्य करता है। सतह पर दाब की गणना कीजिए। कितना आसान न्यूमेरिकल है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? 9th क्लास के बच्चे जानते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो बल कितना दे रखा है? 5 न्यूटन।
क्षेत्रफल कैसा है? क्षेत्रफल एक वृत्ताकार है, उस वृत्त का व्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो वृत्त के व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? पाई d स्क्वायर बाई 4। अगर हमें व्यास पता है, यहाँ पे हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें जो व्यास दे रखा है वो सेंटीमीटर में दे रखा है, हमें इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना है 100 से डिवाइड करके। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो पास्कल में निकल के आएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 637 न्यूटन प्रति मिलीमीटर स्क्वायर। कितना आसान क्वेश्चन है। इसके बाद 2023 में एक क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था अभी देख लेते हैं। क्वेश्चन था, यदि किसी कण पर 100 न्यूटन एवं F न्यूटन के बल 30 डिग्री के कोण पर लगे हैं, परिणामी बल का मान 193 न्यूटन है, तो बल F का परिमाण तथा परिणामी बल की दिशा भी ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता दूँ, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन हर साल आता है लगभग, धरण का क्वेश्चन हर साल आता है और घर्षण का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन की आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। देखते हैं। तो क्या बोल रहा है, एक बल है 100 न्यूटन का बल, हमने इसको P मान लिया। दूसरा बल है F न्यूटन का, इसको हमने Q मान लिया। बोल रहा है दोनों के बीच में कोण कितना है? थीटा 30 डिग्री। और बोल रहा है एक परिणामी बल है, दोनों के परिणामी बल समांतर चतुर्भुज का परिणामी बल कौन सा होता है? जो चतुर्भुज का विकर्ण होता है। तो R इक्वल टू कितना हो गया? 193 न्यूटन। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे बल F का यानी कि बल Q का मान निकालने के लिए बोल रहा है, और हमसे बोल रहा है अल्फा निकालिए, परिणामी की बल P से दिशा निकालिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। R इक्वल टू क्या होता है? अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P cos थीटा। जब हम यहाँ पे सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एक समीकरण बनेगी, जो कि एक द्विघातीय समीकरण होगी। इस द्विघातीय समीकरण को जब आप हल करेंगे तो यहाँ से F का एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, एक नेगेटिव आएगी। तो जो पॉजिटिव वाली वैल्यू आएगी वो आएगी 99.8 न्यूटन, लगभग 100 न्यूटन के आसपास। तो ये हमारा एक आंसर आ गया। दूसरा आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा परिणामी की दिशा वाला। तो परिणामी की दिशा का फॉर्मूला क्या होता है? tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा। मैंने क्लास में इसका डेरिवेशन कराया है। तो अल्फा जो होता है वो बल p से डायरेक्शन होती है। तो हम यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं, थीटा की वैल्यू रखते हैं, p की वैल्यू रखते हैं, q की वैल्यू रखते हैं, तो हमारे पास यहाँ से अल्फा का मान निकल के आता है 14.98 डिग्री, लगभग 50 डिग्री के आसपास। कितना आसान न्यूमेरिकल है। रिपीट हो रहा है समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन, आपको करना ही करना है। पूरे के 5 नंबर मिलेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था, धर्म का क्वेश्चन भी बहुत आता है। फिर से धर्म का क्वेश्चन आ गया 2023 में। क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। बोल रहा है एक धरन है जो 6 मीटर लंबी है। धरन के केंद्र पर 100 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड नीचे की तरफ लगता है, और 3 मीटर की लंबाई पर 3 मीटर की लंबाई पर 200 किलोग्राम प्रति मीटर का एक यूडीएल लग रहा है। ठीक है। तो अगेन वही धरण संतुलन की अवस्था में है, तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 प्लस 200 इंटू 3। तो 600 प्लस 100 700 केजी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें दूसरी कंडीशन लगानी है, समेशन ऑफ फोर्सेस मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर वी इंटू 6 हो जाएगा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कौन सा आगुण लगेगा? 100 इंटू 3 प्लस 200 इंटू 3 इंटू डिस्टेंस क्या लेंगे? 3 का आधा। तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5। तो यहाँ से आरबी की वैल्यू कितनी निकल के आई? 200 किलोग्राम। और समीकरण 1 से आर ए प्लस आरबी कितना है? 700। तो यहाँ से आर ए कितना हो जाएगा? 500। कितना आसान न्यूमेरिकल है, 5 नंबर कहीं नहीं गए। जरूर सारे के सारे बच्चे इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। अगला हमारे पास क्या क्वेश्चन आया है? 2022 में क्वेश्चन आया था एक, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है, आपको खुद हल करना है। दो बल F1 और F2 एक पिंड पर लग रहे हैं, दोनों के बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री। यदि परिणामी बल का मान कितना है? tan अंडर रूट 6 किलो न्यूटन। तो बल F1 से परिणामी कितना कोण बनाता है? 45 का कोण बनाता है। F1 F2 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बल F1 इधर लग रहा है, बल F2 इधर लग रहा है। ठीक है, और दोनों के बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री। रिजल्टेंट का मान कितना है? tan अंडर रूट 6 न्यूटन। और रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है? 45 डिग्री। इस क्वेश्चन को हल करेंगे जैसे अभी हमने पहले हल किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? वही आर स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर टू पी कॉस थीटा। एक समीकरण यहाँ से बन जाएगी। दूसरी समीकरण कहाँ से बनेगी? दूसरी समीकरण बनेगी परिणामी से, क्योंकि परिणामी का कोण दे रखा है। तो यहाँ से बन जाएगी tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा डिवाइड बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो बच्चों यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी है। मैंने यहाँ पे थीटा एल की जगह थीटा को क्वेश्चन में 60 दे रखा है, मैंने यहाँ पे बाई मिस्टेक 45 डिग्री ले लिया है। आप 60 लेके ही कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यूज निकल के आएंगी वो F1 की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन और F2 की वैल्यू आएगी 7.6 न्यूटन। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने गलती से थीटा इक्वल टू 45 ले लिया है, इसीलिए मेरा आंसर यहाँ पे ये जो आंसर आया है ये गलत है। लेकिन जब आप इसको थीटा इक्वल टू 45 की जगह 60 डिग्री लेंगे तो आपकी वैल्यूज आएंगे 20 न्यूटन और 7.6 न्यूटन। इस क्वेश्चन को जरूर आप लोग जरूर से जरूर प्रैक्टिस करें, केवल कैलकुलेशन करनी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया। आगे देखते हैं। 2022 में ही ये क्वेश्चन और आया था। क्या क्वेश्चन आया है? वही फ्रिक्शन का क्वेश्चन फिर से आ गया। एक 50 न्यूटन का पिंड जो है 30 डिग्री के नस समतल पर रखा है। यदि नस समतल के समांतर जो घर्षण बल है वो कितना है? 5 न्यूटन है। तो पिंड को संतुलन में बनाने के लिए आवश्यक बल की मान ज्ञात कीजिए। वही एक नस समतल पर एक पिंड रखा हुआ है, खुरदरा नस समतल है। डब्लू नीचे की तरफ काम करेगा, डब्लू कॉस थीटा इधर काम करेगा, डब्लू साइन थीटा इधर काम करेगा। बल पी ऊपर की तरफ लगाया जाता है, तो घर्षण बल की दिशा नीचे की तरफ होगी। संतुलन की अवस्था में क्या होगा? आर इक्वल टू डब्लू कॉस 30। यहाँ से आर का मान निकल गया। एफ घर्षण बल का मान क्वेश्चन में दे रखा है, तो हम नस समतल के समांतर संतुलन की कंडीशन लगाते हैं। तो ऊपर की तरफ कौन सा बल लग रहा है? पी। नीचे की तरफ कौन कौन से बल लग रहे हैं? डब्लू साइन थीटा प्लस घर्षण बल। तो यहाँ से पी का मान निकल के आ जाएगा 30 न्यूटन। कितना आसान क्वेश्चन है, इससे कठिन क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। जरूर सारे बच्चे सॉल्व करेंगे, पूरे के पूरे 5 नंबर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धरण का क्वेश्चन है, मैं समझा देता हूँ, आपको खुद हल करना है। एक धरण है, सरल अवलंबी धरण, आर ए का मान निकालना है, आर बी का मान निकालना है। क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ऐसे 2 क्वेश्चन हल कर चुका हूँ।
आपको बस प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन हल कराए हैं, सेम मेथड फॉलो करना है। आरबी का मान आएगा 6.2 और आर का मान आएगा 8.8 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं। 2019 में जो न्यूमेरिकल आया था उसको देख लेते हैं। ये भी समांतर चतुर्भुज का न्यूमेरिकल है। 2 बल हैं, कौन-कौन से 10 किलो न्यूटन और क्यू किलो न्यूटन, एक दूसरे से समकोण बना रहा है। तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अगर परिणामी बल 20 न्यूटन और रिजल्टेंट का मान दे रखा है, तो बल क्यू का मान निकालना है और परिणामी की का कोण निकालना है। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैं 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व करा चुका हूँ। रिपीट करते हैं क्वेश्चन। आर इक्वल टू फार्मूला लगाया हमने, यहाँ से हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी। दूसरी समीकरण हमारे पास कहाँ से बनेगी? दूसरी समीकरण हमारे पास बनेगी tan अल्फा इक्वल टू क्यू sin थीटा डिवाइड बाय p प्लस q cos थीटा। इसको हल करेंगे तो हमारे पास क्यू का मान आएगा 17.32 न्यूटन और अल्फा इक्वल टू आएगा लगभग 30 डिग्री। बड़ा आसान क्वेश्चन है, रिपीट कर रहा है। अगला क्वेश्चन फिर धर्म का आ गया। अब इसमें मुझे बताने की आवश्यकता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे। 5 में का सी पार्ट आप लोग खुद सॉल्व करें। ये क्वेश्चन मैं अभी 3 बार सॉल्व करा चुका हूँ। मैंने आपसे बार-बार बोल रहा हूँ, धर्म का क्वेश्चन, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन और घर्षण का क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन आने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया है दूसरे का सी पार्ट 2019 में, ये क्वेश्चन फिर समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन आ गया। अब बताइए इससे मुझे सॉल्व करने की आवश्यकता है। सारी वैल्यूज दे रखी हैं, क्यू का मान निकालना है, अल्फा का मान निकालना है, आप निकाल लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके शेयर करेंगे, मैं आपको समझा दूंगा। 2018 का में एक क्वेश्चन आया था, इसको देख लेते हैं। फिर से धारण का क्वेश्चन आ गया। मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ बेटा, धारण का क्वेश्चन, प्रतिक्रिया निकालने का, समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन और घर्षण का क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चन के आने की संभावना 90% से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ज़रूर प्रैक्टिस कर लें। ये आपको 10 से 15 नंबर आराम से दे देंगे। 15 के 15 नंबर आपको मिलेंगे, एक भी नंबर आपका कटेगा नहीं, बहुत आसान है। वही सारा धर्म का क्वेश्चन है। धर्म के ए और बी के किनारे-किनारे पर प्रतिक्रिया निकालनी है। तो आरए प्लस आरबी ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ पॉइंट लोड लग रहा है 4 किलो न्यूटन का और 5 किलो न्यूटन का। 2 किलो न्यूटन प्रति मीटर का यूडीएल लग रहा है। बस आरए प्लस आरबी इक्वल टू 8.5 किलो न्यूटन। बिंदु ए के पर का आघूर्ण ले लिया, तो यहाँ से आरबी का मान निकल आया। आरबी का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो आरए का मान निकल आया। तो आरए आरबी का मान निकल आया। कितना आसान क्वेश्चन है। सारे के सारे बच्चे ये ज़रूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। आपके 15 से 20 नंबर कहीं नहीं गए और एक भी नंबर कटता नहीं है न्यूमेरिकल में। ठीक है? तो मैं आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मैंने 2018 से लेके 2018 से 2025 तक के जितने भी न्यूमेरिकल आए हैं, बीटीई में कोरोना के टाइम पे पेपर ऑनलाइन हुआ था, वो पेपर्स अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा जितने भी पेपर्स आए हैं, मैंने सारे के सारे न्यूमेरिकल आपको हल करा दिए हैं। सारे बच्चे ज़रूर प्रैक्टिस करें और पूरे के पूरे नंबर लेके आएँ। ठीक है? आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम के प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएँ, हार्दिक बधाइयाँ। अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे अंक लेके आइए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, अपने कॉलेज का नाम रोशन कीजिए और अपने गुरुओं के प्रति सम्मान रखिए। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा खुश रहें।